हेलो दोस्तों। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिमेटेड लीगल केसेस में। दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीज का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखने के लिए आप वीडियो में ऊपर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं या फिर नीचे के वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हमने 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऐड किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, स्टॉपल डील्स विद क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड ऑफ राइट्स। इसके ऑप्शंस हैं ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द अबव। दोस्तों बेसिकली ये पूछ रहा है कि स्टॉपल डील करता है किस किस चीज को लेकर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को लेकर या फिर क्वेश्चन ऑफ राइट्स को लेकर। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में स्टॉपल का प्रोविजन सेक्शन 115 में दिया गया है, जिसमें कि कहा गया कि व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज्ड or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such a person or his representative to deny the truth of that thing। तो दोस्तों बेसिकली ये कहना चाहता है, स्टॉपल के प्रोविजन में ये कहा गया है कि जब भी कोई पर्सन किसी तरह से डिसेप्शन से या किसी तरह का डिसीव करके दूसरे पर्सन को बिलीव करा देता है कि वो किसी फैक्ट को कि ये फैक्ट ट्रू है, तो वो बाद में उस फैक्ट से विड्रॉ नहीं कर सकता है। और उस फैक्ट डिसीव करने के लिए जो भी लीगल उसने चीज किए होंगे उसको ऐसा नहीं कि वो विड्रॉ कर ले। जैसे कि इलस्ट्रेशन की तरफ और आसानी से समझ सकेंगे, A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. तो दोस्तों इसमें क्या होता है, A intentionally deceive करके उसको falsely believe करा के कि उसका लैंड है वो B को बेच देता है, और जो कि उस समय उसका लैंड होता नहीं है, और B उसी में इंड्यूस होके वो बाय भी कर लेता है और पे कर देता है अमाउंट। लेकिन बाद में जो है ए क्या कहता है कि लैंड जो है मेरे नाम पे था नहीं, इस वजह से सेट असाइड कर दिया जाए सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल ही हैड नो टाइटल। बट ये स्टॉपल के अंदर, स्टॉपल के हिसाब से ही विल नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी उस टाइम नहीं थी, लेकिन अब बाद में जब उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो वो सेटिसाइड नहीं कर सकता है सेल को इस ग्राउंड पे खाली कि उस समय जिस समय उसने डिसीव किया, फॉल्सली बोला कि बी से, तो उस टाइम पे उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं थी। इस बेसिस पे खाली वो डिसीव करके नहीं सेटिसाइड कर सकता है। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बेसिकली कि पार्टली ट्रू। ये पार्टली ट्रू। स्टॉपल डील्स विद क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड ऑफ राइट्स। स्टॉपल डील करता है कहीं कहीं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को लेकर, कहीं कहीं क्वेश्चन ऑफ राइट्स को लेकर। बेसिकली फैक्ट्स को ही डिसीव किया जाता है बेसिकली राइट को गेन करने के लिए एक तरह से स्टॉपल के अंदर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, A dying declaration is a weaker kind of evidence. It does not stand on the same footing as any other piece of evidence. Options are true, partly true, false, none of the above. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कि कहा भी गया है, उसके प्रोविजंस लेड आउट किए गए हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन का क्या प्रोविजन होगा, सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, उस केसेस किस किस केस में रिलेवेंट फैक्ट डाइंग डिक्लेरेशन को माना जाएगा, कि मतलब किस केस में डाइंग डिक्लेरेशन जो दिया गया है वो रिलेवेंट होगा। तो बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन अगर लीगली तौर पे प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर तरीके से लिया गया है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है वो अपने आप में डाइंग डिक्लेरेशन। तो इसी नाते इसका जो स्टेटमेंट है ये डाइंग डिक्लेरेशन इज वीकर काइंड ऑफ एविडेंस, ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। Question number 3. A presumption is an inference drawn from true facts which are already proved or need not be proved. ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है या नन ऑफ द अबव है।
इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। प्रिजम्पशन क्या होता है? प्रिजम्पशन एक प्री एज्यूम टर्म से ही निकला प्रिजम्पशन। तो प्री एज्यूम क्या होता है? इन्फेरेंस एक तरह से टर्म ड्रॉ किया करता है आदमी अपने मन में। बेसिस क्या हो सकता है उस प्रिजम्पशन का? कोई भी फैक्ट हो सकता है जो कि प्रूव हुआ हो या ना प्रूव हुआ हो, उस बेसिस पे आदमी प्रिजम्पशन निकालता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। प्रिजम्पशन ट्रू फैक्ट के बेसिस पे भी निकाला जा सकता है जो कि प्रूव हुआ हो, या फिर वो फैक्ट जो कि नहीं भी प्रूव हुए उनके बेसिस पे भी एक आदमी प्रिजम्पशन निकाल सकता है। तो इसका आंसर होगा बेसिकली ट्रू। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन डैश ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद लेटेंट एम्बिग्विटी। ऑप्शंस आर 92, 93, 94, 95। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी 95। सेक्शन 95 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद लेटेंट एम्बिग्विटी। तो सेक्शन 95 कैसे डील करता है लेटेंट एम्बिग्विटी के बारे में? सेक्शन 95 बेसिकली कहता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट एविडेंस में बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन अ पिक्यूलियर सेंस। जब भी कोई भी लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है और उसको एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस करना रहता है, वो भले ही प्लेन हो लेकिन जिस रेफरेंस में बात किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं एम्बिगुअस नेचर यानी कि डबल मीनिंग फैक्ट वो स्टेटमेंट या वो लैंग्वेज दर्शाता है। तो उस केस में एविडेंस जो है शो किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट या ये लैंग्वेज जो इसको एविडेंस के तौर पर हम दिखाना चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर रेफरेंस के सब्जेक्ट में बोला गया था। तो बेसिकली ये बात करते हैं एम्बिगुअस नेचर के डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसमें कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है डुअल चीज को, वो डुअल ट्रिपल मतलब कि एक तरह से क्लियर फैक्ट नहीं कर पाता है लेकिन उसको रेफरेंस देके कहीं ना कहीं फैक्ट से रिलेट किया जाता है। तो उस केसेस में ये लेटेंट एम्बिग्विटी की बात होती है और सेक्शन 95 इसी तरह के एविडेंस के बारे में बात करता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, under section 146 of Indian Evidence Act, a witness may be questioned to test his veracity, to discover who he is and what is his position in life, to shake his credit by injuring his character, all the above. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी। अंडर सेक्शन 146 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अ विटनेस में भी क्वेश्चन उसकी वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए या फिर कुछ भी डिस्कवर करने के लिए कि वो कौन है और उसकी पोजीशन क्या है लाइफ में, और या फिर किसी तरह से उसकी क्रेडिट या उसकी कैरेक्टर को इंजर करके कुछ भी एविडेंस गेन करना चाहते हैं तो विटनेस को क्वेश्चन किया जा सकता है बाय शेकिंग हिज क्रेडिट ऑल्सो। तो इसका आंसर ऑल द अबव होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कई कंपटीशन में आ चुका है और आपको आज जानना भी चाहिए, आपको आना चाहिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट आप पढ़ रहे हैं तो किसने बनाया है। तो इसके ऑप्शंस हैं हक्सले, लॉर्ड मकाउले, सर हेनरी समर मेन, ऑप्शन डी सर जेम्स एफ स्टेफन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, सर जेम्स एफ स्टेफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, relevancy and admissibility are coextensive, synonymous and coextensive, both, neither synonymous nor coextensive। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, ना तो ये सिनोनिमस है ना ही कोएक्सटेंसिव है। रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर डिफरेंट थिंग इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर। ठीक है, जरूरी नहीं है जो भी एविडेंस रिलेवेंट हो वो एडमिसिबल हो, और जरूरी नहीं कि हर एडमिसिबल एविडेंस जो है वो रिलेवेंट हो। हर एडमिसिबल एविडेंस रिलेवेंट नहीं होता, बट कि उस केस से रिलेटेड होता है तो जाके उसको एडमिट किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो भी रिलेवेंट एविडेंस है उसको एडमिट कर लिया जाए, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। तो यानी कि ये रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी है जो ना कि सिनोनिमस है ना ही को एक्सटेंसिव होता है। इसका आंसर होगा आंसर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8,
What is correct as regard the admissibility of self-regarding statements? Self-harming statement is admissible, but a self-serving statement is generally inadmissible. Option A. Option B. Self-serving statement is admissible, but self-harming statement is generally inadmissible. Option C. Self-harming and self-serving statements both are generally admissible. Option D. Self-harming and self-serving statement both are generally inadmissible. ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा आंसर ए। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट देता है अपने से रिलेटेड, अगर वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दे देता है तो वो एडमिसिबल होता है, बट सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट इज जनरली इनएडमिसिबल। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट एडमिसिबल होता है, बट सेल्फ सर्विंग अपने को फायदा देने वाला स्टेटमेंट वो एडमिसिबल नहीं होता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। Under the law of evidence as a general rule, opinion on a matter of fact and law both are relevant. ऑप्शन है इसके, ये स्टेटमेंट बताना है आपको ट्रू है या पार्टली ट्रू है या फॉल्स है या नन ऑफ द अबव है। ऑप्शन सी फॉल्स। अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस अ जनरल रूल ओपिनियन ऑन ए मैटर ऑफ फैक्ट एंड लॉ बोथ आर रिलेवेंट नहीं होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सीरीज का। फैक्ट कैन बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, नन ऑफ द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्री में, स्पेशली जुडिशरी के प्री में कई बार आ चुका है कई स्टेट्स के। इसका करेक्ट आंसर होगा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। आप इंडियन एविडेंस एक्ट के डेफिनेशन सेक्शन में आप देख भी सकते हैं, फैक्ट को डिफाइन यहाँ किया गया है, वहाँ पे बात करता है फैक्ट कैन बी फिजिकल एंड एज वेल एज साइकोलॉजिकल, बोथ हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन सीरीज आपको अपडेट मिल सके नोटिफिकेशन में और इस तरह के क्वेश्चंस आप वॉच कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप और भी कोई क्वेश्चन सीरीज के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।